हाय बच्चों, तो फाइनली आ गया है बाइनोमियल थ्योरम का हमारा पार्ट नंबर 3। सो पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक्स कवर कर लिया था बाइनोमियल थ्योरम का, और पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं वो सब कवर कर लिए थे। सो पार्ट 1 में हमने देखा था बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला। जब भी हमें क्वेश्चन दिया होगा हमें उसको कंप्लीट एक्सपैंड करना होगा तो हम इस बाइनोमियल फॉर्मूला का यूज करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरह करते हैं, कंप्लीट जब एक्सपेंशन होता है तब। अब यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जहां पे हमसे कंप्लीट एक्सपेंशन करने के लिए तो नहीं कहेगा, लेकिन कह देगा कि nth टर्म या फिर कोई एक टर्म निकालो। जैसे मान लो तुमसे कह दिया ये थर्ड टर्म है, तुमसे कह देगा थर्ड टर्म फाइंड करो। तो ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे, राइट। ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि थर्ड टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो, 14th टर्म निकालो, या फिर कोई कंडीशन दोनों के ऊपर दे देगा, कह देगा तुमसे कि 14th टर्म या 15th टर्म आपस में इक्वल है, तो वहां पे कुछ कंडीशन सॉल्व करके वहां पे वैल्यू बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, एक टर्म तुमको निकालना है, यहाँ पे अब सीखना है। तो यहाँ पे एक टर्म कैसे निकालते हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक टर्म, सिर्फ एक टर्म अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेस टू द पावर एन माइनस आर एंड बी रेस टू द पावर आर। बेसिकली हमने क्या किया है, यही जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का पूरा फॉर्मूला था, इसमें से कोई भी एक टर्म तुम उठा लो, एक जनरल टर्म उठा लो और उसको यहाँ पे nth टर्म, या जैसे एपीजीपी में nth टर्म निकालते हैं उसी तरह यहाँ पे टी आर प्लस वन ये वाला टर्म हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मान लो अगर तुमसे कहा थर्ड टर्म, सोच के देखना, अगर तुमसे कहा थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के लिए क्या लोगे, टी टू प्लस वन, तभी तो ये थर्ड टर्म होगा टी थ्री, राइट। तो आर का वैल्यू एक कम लिया जाएगा, जैसे थर्ड टर्म कहेगा तो आर का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर तुमसे कहेगा फोर्थ टर्म तो टी थ्री प्लस वन, आर का वैल्यू 3 लोगे। उस हिसाब से ये फॉर्मूला है टी आर प्लस वन nth टर्म इज इक्वल टू एनसीआर, जो टोटल नंबर उसमें तुम्हारे बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो पावर होगा, एनसीआर, आर तुम्हारा ये हो जाएगा a रेस टू द पावर n माइनस आर एंड b रेस टू द पावर r। इस तरह तुम nth टर्म निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, और इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सब करने वाले हैं। तो इसके बाद यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ जाता है मिड टर्म का, ये इसी से डिराइव हुआ है बेसिकली। तो मिड टर्म किसी किसी क्वेश्चन में तुमसे कह देगा, तो मिड टर्म का देखो एक कंडीशन होता है, अगर तुम्हारे n जो पावर लगी हुई है वो इवन है, तो इवन के केस में देखो क्या होता है, अगर पावर तुम्हारी इवन होगी तो सोच के देखो, अगर n पावर होती है तो n प्लस वन टर्म्स तुम्हारे एक्सपेंशन में आते हैं। तो n अगर तुम्हारी पावर इवन है तो एक्सपेंशन में टर्म्स कितने आएंगे, ऑड आएंगे। तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिड टर्म क्या होगा, मिड टर्म एक होगा। ये तुमने स्टैटिस्टिक्स में भी देखा होगा, जब तुम्हारा n ऑड होता है तो एक मिड टर्म होता है, n इवन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑड बनेंगे, उससे तुम्हें एक मिड टर्म मिलेगा। सो एक मिड टर्म मिलेगा कौन सा, n/2 प्लस वन टर्म, ये याद रखना। फिर इसके बाद अगर n ऑड हमारा होगा, मतलब पावर अगर हमारी ऑड है, तो ऑड पावर के केस में एक्सपेंशन जब करोगे n प्लस वन टर्म्स वहां पे बन के आएंगे, तो n प्लस वन टर्म्स हो जाएगा इवन। तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे मान लो 4 यहाँ पे तुम्हारे टर्म्स एक्सपैंड होके आए हैं, तो 2 मिड टर्म बीच में आएंगे ना, इकलौता कहां तुम्हें मिड टर्म मिलेगा, यहाँ पे 2 मिड टर्म मिलेंगे, एक ही एक ही, इस तरह यहाँ पे होता है। तो 2 मिड टर्म मिलेंगे अगर n की वैल्यू पावर तुम्हारी ऑड है, ये ध्यान रखना। तो 2 मिड टर्म्स कौन कौन से होंगे, एक तुम्हारा हो जाएगा n प्लस वन बाई टू, और एक इसी के आगे वाला टर्म n प्लस वन बाई टू प्लस वन टर्म। तो ये दो टर्म तुम्हारे निकल के आते हैं अगर तुम्हारा n ऑड होता है तो। सो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब ये तो हो गया फॉर्मूला, अब इसके ऊपर बेस चलो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द 10th टर्म। देखो सीधे सीधे कह रहा है 10th टर्म में निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनोमियल एक्सपेंशन। 10th टर्म बोल रहा है तो 10th टर्म के लिए तुम्हें कितना लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा t 9 प्लस वन टर्म, ठीक है, t 9 प्लस वन टर्म। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये हो जाएगा t 9 प्लस वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा क्या था यहाँ से देख लो, NCR a रेस टू द पावर n माइनस आर b रेस टू द पावर r। तो यहाँ पे यही लिख देंगे हम NC9 a रेस टू द पावर n माइनस नाइन, n तुम्हारा 12 है, डायरेक्ट तुम 12 भी रख सकते हो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे नंबर रखूंगा 12C9, ठीक है, a रेस टू द पावर 12 माइनस नाइन और b रेस टू द पावर 9, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुमको वैल्यू निकालना पड़ेगा 12C9 का। सो 12C9 का वैल्यू तुम कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हो, बिकॉज ऐसे कैलकुलेट करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12C9 का वैल्यू इट इज 220, ये 220 आ गया, मल्टीप्लाई बाय a, यहाँ पे क्या है, a तुम्हारा है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर रखेंगे, इसकी पावर 12 माइनस नाइन आ जाएगी 3, और b तुम्हारा क्या है 1 बाय एक्स है, तो b की जगह 1 बाय एक्स रख दो, जो b की जगह टर्म है, और इसकी पावर हो जाएगी 9, बस सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 220
और 2 की पावर 3 ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में, और x रेज टू द पावर 2 है 3, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 6, और यहाँ पे x रेज टू द पावर 9 हो जाएगा 1 अपॉन x रेज टू द पावर 9, और 1 की पावर 9 कोई मतलब नहीं है, 1 ही रहेगा वो। तो यहाँ पे जो कैंसिल हो कैंसिल कर दो, तो 220 इंटू 8 ये हो जाएगा 8 0 0, 8 2 16, 1 कैरी गया, 8 2 16 17, 1760, और x की पावर देखो क्या होगी 6 है, यहाँ 9 है, तो नीचे पावर बचेगी 3, तो ये हो जाएगा x क्यूब। तो आ जाएगा 1760 अपॉन एक्स क्यूब। ये हमारा कौन सा टर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा t 10th टर्म या 9 प्लस 1 टर्म। इस तरह तुम लिखोगे, या फिर आंसर ऐसे भी लिख सकते हो 10th टर्म तुम्हारा हो जाएगा ये। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बस सिंपल यही वाला फॉर्मूला लगाया, यही फॉर्मूला तुम्हें पूरी एक्सरसाइज में यहाँ पे यूज करना है। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं। अब मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो और एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो। सो आई होप तुम लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिड टर्म। देखो मिड टर्म की बात कर रहा है, तो मिड टर्म का तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है, ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 10। पावर है 10, याद रखना इनकी वैल्यू जो यहाँ पे है 10। 10 क्या है, एक इवन वैल्यू है, तो जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो इसमें n+1 यानी 11 टर्म्स बन के आएंगे। तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बन के आएंगे एक्सपेंशन में, तो उसका जो मिड वैल्यू होगा, मिड टर्म होगा, वो एक होगा सिर्फ। जब ऑड एक्सपेंशन है तो वहां पे सिर्फ एक मिड वैल्यू तुमको मिलेगा, और वो मिड वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देख लो, अभी मैंने बताया था, ये हो जाएगा तुम्हारा इवन पावर के केस में और टर्म्स बनते हैं और एक टर्म तुम्हें मिड टर्म मिलेगा, n/2 प्लस 1 टर्म तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे कौन सा टर्म तुमको फाइंड करना है, n/2 प्लस 1, ये तुम्हारा मिड टर्म है, इसी को तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द कोफिशिएंट, तुम्हें सिर्फ कोफिशिएंट बताना है उसका, मतलब NCR वाला जो टर्म आता है वो बताना है। तो चलो निकालते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा n/2, n तुम्हारा कितना है, n की वैल्यू है 10, तो इसको यहीं पे देख लो कितना आएगा, 10/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो सिक्स्थ टर्म तुम्हें निकालना है, तो इसको लिखोगे कैसे, 6 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 + 1, t5 + 1 यानी सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू NCR, n का वैल्यू कितना 10, C R का वैल्यू कितना, R यहाँ से कंपेयर करके निकालो, R की वैल्यू 5 है, 6 मत लिख देना, इसीलिए 5 + 1 लिखा जाता है, ताकि ये जो है ये तुम्हारा R है। तो 10C5 a रेज टू द पावर, a यहाँ पे 1 है, तो 1 की पावर तुम कुछ भी रखो, 10 - 5 रख दो, लिखने के लिए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट वो 1 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है उसका, और x रेज टू द पावर हो जाएगा 5। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, 10C5 का बस वैल्यू तुम्हें निकालना है, वही तुम्हारा यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा। सो 10C5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 252, तो 10C5 ये हो गया 252, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, कोई मतलब नहीं है, और x रेज टू द पावर 5। तो कोफिशिएंट कितना आ गया, कोफिशिएंट इज, यहाँ पे लिख दोगे, कोफिशिएंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 250, तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसको तुम चाहे 10C5 भी लिख सकते थे, बट तुमने यहाँ पे सॉल्व करके उसका न्यूमेरिक वैल्यू बता दिया। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फटाफट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज टू द पावर 11 द फिफ्थ टर्म इज 24 टाइम्स द थर्ड टर्म। अब देखो यहाँ पे APGP जैसा क्वेश्चन आ गया, फिफ्थ टर्म को थर्ड टर्म से कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है, और तुमसे कह रहा है कि यहाँ पे x का वैल्यू बताओ, फाइंड दी वैल्यूज, या फिर वैल्यू जो भी क्वाड्रेटिक बनेगा तो 2 वैल्यू आएंगी, अगर यहाँ पे पावर 3 आएगी x की तो 3 वैल्यूज भी आ सकती हैं, एक वैल्यू भी आ सकती है अगर x सिंगल पावर का होगा तो जो भी यहाँ पे कंडीशन दिया है, कंडीशन हमें लगाना है और x का वैल्यू बताना है। तो एक बार खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश करो, बाकी अगर नहीं कर पाओ तो यहाँ से मैच कर लेना आंसर। चलो करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या गिवन है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है, गिवन दैट ये तुम्हारा बाइनोमियल है 1 + x रेज टू द पावर 11, इसका जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म कैसे लिखोगे भाई, फिफ्थ टर्म को लिखने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा t4 + 1, और जो थर्ड टर्म है इसको लिखने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा 2 + 1। ठीक है, तरीका समझ लो भाई, फिफ्थ टर्म के लिए 4 + 1 और थर्ड टर्म के लिए 2 + 1 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें गिवन है दैट t4 + 1 यानी कि फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू 24 टाइम्स, जो यहाँ पे दिया है सीधे सीधे बस वही लिख दो, इज इक्वल्स टू 24 टाइम्स दी थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म तुम्हारा क्या है, t2 + 1, बस यही गिवन है, सिंपल, उसको हमने लिख दिया। अब बस करना क्या है, जनरल टर्म का फॉर्मूला रखना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करते हैं, चलो। t4 + 1 ये क्या हो जाएगा, n यहाँ पे कितना है 11, भाई n का वैल्यू दिमाग में रखना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11C R, R का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके निकालो 4, 11C4, a कितना है 1,
रखो ना रखो कोई मतलब नहीं है, 11 माइनस 4 कर लोगे, ये आ जाएगी पावर 7, और x रेज टू द पावर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी तुम्हारी r यानी कि 4। तो यही होता है 11 माइनस 4 a की पावर, और b की पावर कितनी हो जाती है r, इज इक्वल टू 24 टाइम्स, यहाँ पे t2 प्लस 1 है, इसका यहाँ पे जनरल टर्म रखो, क्या हो जाएगा ncr, तो n तुम्हारा है 11 c2, और a रेज टू द पावर a यहाँ पे 1 है तो इसकी पावर कुछ भी रखो, 11 माइनस 2 ये हो जाएगा तुम्हारा 9, और b तुम्हारा है x रेज टू द पावर r यानी कि 2, ये है। अब यहाँ से 1 को तुम हटा सकते हो, 1 का कोई मतलब नहीं है। सो 11c4 इसका तुम चाहे तो वैल्यू निकाल सकते हो कैलकुलेटर से, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, और बाकी इसका फॉर्मूला से भी तुम वैल्यू रख के कैंसिल आउट कर सकते हो दोनों तरफ। बाकी मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा बिकॉज कैलकुलेटर हमें यूज करना अलाउड है ASC में। तो ये हो जाएगा 330 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 24 इंटू 11c2, तो 11c2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 55, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जो जो यहाँ पे कैंसिल हो कैंसिल कर दो, तो x यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इधर पावर 2 है इधर पावर 4 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 55 डिवाइड बाय 330। तो यहाँ पे 11 से काट सकते हो, 11 5 जा 55 हो जाएगा, 11 3 जा 33 हो जाएगा, 30 हो गया, और 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो यहाँ से क्या निकल के आया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, x विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस 2। x की वैल्यू प्लस माइनस 2 दोनों हो सकती है, प्लस वाली भी हो सकती है माइनस वाली भी हो सकती है, बिकॉज जब स्क्वायर करोगे तो दोनों ही केस में तुम्हारा 4 आएगा। तो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये तुम्हारे यहाँ पे वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पे कंडीशन बना के तुम्हें सॉल्व करने के लिए कह देता है। अगर तुम अपना स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर चेक करोगे इस बार का 2026 का, तो उसमें भी इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते जुलते पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे बुक में ज्यादा ध्यान देना और इनको ज्यादा सॉल्व करना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो अगला क्वेश्चन हमारा है, विच टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x रेज टू द पावर 11 कंटेन्स x रेज टू द पावर माइनस 3। तो हमें ये बताना है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म तुम्हें कुछ नहीं कहा कि ये टर्म निकालो, उसने ये सीधे सीधे कहा है दैट इसका एक्सपेंशन तुमको करना है, और तुम्हें ये बताना है कि विच टर्म यानी कि कौन सा टर्म ऐसा होगा जिसमें x की पावर माइनस 3 आएगी। तो एक पजल है, तुम्हें सॉल्व करके r का वैल्यू या tn ये बताना है कौन सा tth टर्म निकल के आएगा। तो तुम्हें नंबर बताना है, जैसे an जब निकालते हैं एपीजीपी में, तो यहाँ पे nth टर्म n का वैल्यू पूछा, बताओ कौन सा नंबर ऑफ टर्म आएगा, कौन से नंबर ऑफ टर्म पे ये चीज होगी, तो वो चीज पूछिए तुमसे कौन से नंबर ऑफ टर्म पे x की पावर माइनस 3 हमको देखने को मिलेगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिंपल क्या कर लो, जनरल मान लो टी आर प्लस 1, वही जनरल फॉर्मूला, यहीं से हम r का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बाइनोमियल है, इसको एक्सपेंड करो, मतलब पूरा एक्सपेंड ना करो, जनरल टर्म के हिसाब से निकालो। तो ये हो जाएगा n का वैल्यू कितना 11, c r का वैल्यू r ही रहने दो, यही हमें निकालना है, और a तुम्हारा यहाँ पे क्या है x है, तो x रेज टू द पावर 11 माइनस r, फिर उसके बाद b कितना है, ये है माइनस 2 अपॉन x रेज टू द पावर, ये हो जाएगा तुम्हारा r, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करते हैं, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की पावर माइनस 3। ठीक है, तो x की पावर माइनस 3 के लिए हम सॉल्व करेंगे, हमें इससे कोई खासा मतलब नहीं है 11 CR से, ये हमें सिर्फ यहाँ पे x की पावर देखनी है कि x की पावर के लिए r का वैल्यू कितना आएगा। तो सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो 11 CR, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो x की पावर 11 माइनस r, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर हो जाएगी 11 और अपॉन x की पावर r, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, एक तो तुम्हारी माइनस 2 की पावर r हो जाएगी, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ x की पावर से मतलब है, और यहाँ हो जाएगा x की पावर r। समझ लो ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, पावर को अलग अलग सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, माइनस 2 पे होल पावर r लगेगी, ध्यान रखना। अब इसको जरा सॉल्व करो और x को सिंगल टर्म में लाओ, अभी तुम्हें यहाँ पे सारा का सारा पजल जो है खुल जाएगा। 11CR, x को एक साथ लिख दो, देखो ये x मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना ये नीचे, तो इसका पावर हो जाएगा 2r, फिर ये ऊपर जाएगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी 11, नीचे ये 2r है तो माइनस 2r, 11 माइनस 2r, x को मैंने सिंगल टर्म में लिख दिया, और माइनस 2 रेज टू द पावर r, ये आ गया, और यहाँ पे ये क्या है tr प्लस 1, हमें इसी r का वैल्यू बताना है बस। ठीक है, मतलब ये r प्लस 1 कितना होगा, तो यहाँ से देखो
हमें ये गिवन है कि हमें ये जो टर्म है ये x वाला, ये कितना चाहिए, ये चाहिए x रेज टू द पावर -3। तो बस हम क्या करेंगे, अब इसको कंपेयर कर देंगे x -3 से, x की पावर -3 से। सो बाय कंपेयरिंग इसको कंपेयर करो दोनों से, तो क्या हो जाएगा, हमें चाहिए x की पावर -3 और हमें मिल कितना रहा है जनरल टर्म में, इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 11 - 2r। भाई बेस से मैं पावर को कंपेयर कर दूं, निकल आएगी r की वैल्यू, ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 11 - 2r। तो यहाँ पे -2r को इधर ले आओ, -3 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा -2r इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस हो जाएगा इधर आके, और -3 इधर जाके ये भी प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। सो 2r इज इक्वल टू 11 + 3, यानी कि यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 14, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7। तो r 7 आ गया, ठीक है। तो r का वैल्यू जरा यहाँ 7 रखो, तो r का वैल्यू 7 रखने पे तुम्हें क्या मिलेगा, r + 1, 7 + 1, यानी कि 8th टर्म तुम्हें मिलेगा। सो tr + 1 क्या हो जाएगा, t 7 + 1, यानी कि तुम्हें मिलेगा 8th टर्म। तो विच टर्म पूछा था, आंसर आ गया तुम्हारा 8th टर्म। इसको तो निकाल भी सकते हो, बट तुमसे यही पूछा था ना, विच टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस कंटेन्स x रेज टू द पावर -3, तो तुम कह दोगे सीधे सीधे दैट द 8th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन कंटेन्स x रेज टू द पावर -3। भाई 8th टर्म में तुम्हारी x की पावर -3 तुमको मिल जाएगी, बस काम हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा अगला क्वेश्चन भी। फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सिंपल देखो क्या कह दिया है उसने, उसने कहा कि ऐसा टर्म बताओ बाइनोमियल एक्सपेंशन का जहां पे x की पावर हो ही ना, इंडिपेंडेंट हो वो टर्म। यानी कि सिंपल वही चीज है, यहाँ पे बस तुम्हें x की पावर 0 लेके सॉल्व करना है, सेम वही चीज तुम्हें करनी है जो पीछे की थी। भाई यहाँ पे x की पावर -3 तुमने कंपेयर की थी, इस वाले क्वेश्चन में बस फर्क इतना है कि x की पावर 0 कंपेयर करोगे, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन तुम लोग अपने आप से एक बार सॉल्व करके देखना, बाकी अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट्स में लिख के बताना, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आई होप सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया सेम ऐसे ही करोगे पूरा, बस जब कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे x की पावर 0 रख के कंपेयर कर देना और r का वैल्यू यहाँ पे निकाल देना। आंसर तुम लोग इसका कमेंट में लिख के जरूर से बताना, और जो भी बच्चे सही आंसर कमेंट करेंगे उनके कमेंट को मैं हार्ट जरूर दूंगा। सो ये तुम लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6, इफ 21st and 22nd terms in the expansion of 1 plus x raised to the power 44 are equal। अब देखो मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो कह रहा है बस वही वहां पे कंडीशन रख के सॉल्व कर देना है। कह रहा है 21st टर्म और 22nd टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बाइनोमियल आर इक्वल। तो बस जो गिवन है वो लिख दो, सॉल्व कर दो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा t। 21st को कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 20 + 1, 21st हो गया, इज इक्वल टू t। 22nd टर्म को कैसे लिखोगे, 21 + 1। ये नोटेशन याद रखना है, इसको गलती से भी t22 मत लिख देना, वरना r का वैल्यू फिर कैसे निकालोगे, कंफ्यूज हो जाओगे बेकार में। तो अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें और x का वैल्यू निकालना है, वो तुम्हारा बाइनोमियल है। तो बस सॉल्व करो, t20 + 1 क्या हो जाएगा, ncr, n का वैल्यू कितना वहां से देखो 44, तो ये हो जाएगा 44 c, r का वैल्यू यहां से देख लो 20। अब क्योंकि यहाँ पे a तुम्हारा जो है वो 1 है, तो a की पावर रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें b की पावर रखनी होगी x की, तो x की पावर हम रखेंगे सीधे सीधे। तो x की पावर कितनी हो जाएगी r का वैल्यू कितना है 20, इज इक्वल टू t21 + 1, ये हो जाएगा तुम्हारा अगेन n तुम्हारा 44 है, c और r का वैल्यू यहाँ पे है 21, और तुम्हारा 1 का पावर जो भी होगा 1 ही आएगा वो, सिर्फ हमें b वाले टर्म का पावर रखना है x रेज टू द पावर r, ठीक है। 1 का पावर इसलिए नहीं रख रहे बिकॉज 1 का कुछ भी पावर हो 1 ही आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बस अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो चलो ये वाला फॉर्मूला रख के हम करते हैं। तो 44c20 इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 44 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 44 माइनस 20 का फैक्टोरियल, ऐसे निकालते हैं। फिर उसके बाद x रेज टू द पावर 20 इज इक्वल टू, ये कैसे आएगा, 44 का फैक्टोरियल ऊपर होता है n फैक्टोरियल, नीचे होता है फिर r का फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल, 44 माइनस 21 का फैक्टोरियल, ये हो गया। और x रेज टू द पावर 21, अब जो जो कैंसिल हो कैंसिल करते चलो। भाई x की पावर 20, x की पावर 21, इधर एक x बचेगा, जो जो कट रहा हो काट दो, ये कटा ये कटा, इधर सिर्फ एक x बचेगा। 44 फैक्टोरियल 44 फैक्टोरियल खत्म काम, इधर 20 है इधर 21 है, इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। तो ये सारे टर्म उठा के इधर हम ले आएंगे और इधर बचेगा x, तो इधर बचा हमारे पास में x इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 21 ऊपर लिख लो,
सो 21 फैक्टोरियल और अंदर आएगा 44 माइनस 21, तो 44 माइनस 21 करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 23 फैक्टोरियल। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 23 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है, ये है 20 का फैक्टोरियल, और 44 माइनस 20 ये हो जाएगा 24 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स। ये आ गया। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है। अब इसको तुम कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। देखो फैक्टोरियल में क्या होता है, ये 20 है, इसको 20 बना दो, तो 21 फैक्टोरियल को 20 बनाने के लिए क्या लिख सकते हो, इसको लिखेंगे हम 21 मल्टीप्लाई बाय 20 का फैक्टोरियल। ये होता है 21 को अलग कर दिया, बाकी 20 के फैक्टोरियल 21 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 21 का फैक्टोरियल। अच्छा नीचे क्या है, नीचे है 20 का फैक्टोरियल, और देखो और यहाँ पे क्या है 23 का फैक्टोरियल, नीचे है 24 का फैक्टोरियल। तो ऊपर तो 23 का फैक्टोरियल ही लिखा रहने दो, नीचे तुम 24 को 23 में चेंज कर दो, बड़े को छोटे में चेंज कर सकते हो। इसमें से 24 को अलग कर दो और 23 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, बस जो जो कॉमन दिख रहा है काट दो। इस चीज में अगर कंफ्यूजन हो तो बताना, मैं फैक्टोरियल्स की प्रैक्टिस तुम्हें करा दूंगा अलग से। तो यहाँ पे 20 फैक्टोरियल खत्म, 23 फैक्टोरियल खत्म, क्या बचा 21 अपॉन 24। तो यहां से x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे x का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 21 अपॉन 24। 3 से काट दो, ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 अपॉन 8। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे x की एक वैल्यू हमारी निकल के आएगी। अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो तो बेशक कमेंट्स में लिखे तुम लोग पूछ सकते हो, कमेंट्स हमेशा खुले हुए हैं। फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है इफ द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस फिफ्थ टर्म, ये कुछ टर्म है r माइनस फिफ्थ टर्म एंड 2r माइनस वन टर्म। तो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हें गिनती नहीं बताइए, वहां पे फॉर्मूला बेस्ड तुम्हें वो टर्म दे दिया है कि ये टर्म कुछ है, ये टर्म कुछ है। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनोमियल 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 34 आर इक्वल। तो देखो किन बातों का ध्यान देना है भाई, ये तुम्हारा बाइनोमियल हो गया, ये जो भी टर्म्स हैं ये इक्वल है, तो ये तुम्हारा एक टर्म है, ये तुम्हारा एक टर्म है, ठीक है, ये तुमको दिया हुआ है। तो चलो भाई निकालते हैं इसको। मेन इसमें दिक्कत बस ये है कि जो तुम्हें ये टर्म दिया है, अगर r माइनस 5 टर्म है, r माइनस फिफ्थ टर्म है, तो इसको तुम r प्लस 1 फॉर्म में कैसे चेंज करोगे। देखो समझना ध्यान से, इसको तुम r प्लस 1 फॉर्म में ऐसे चेंज कर सकते हो, लिख दो r माइनस 6 प्लस 1। सोच के देखो, इसको सॉल्व करोगे क्या वापस से ये मिल जाएगा। भाई मैंने क्या किया, माइनस की वैल्यू एक बढ़ा दी और प्लस 1 लगा दिया। भाई प्लस 1 माइनस 1 किया, माइनस 1 माइनस 5 में जुड़ गया, माइनस 6 हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो वापस से यही मिल जाएगा ना। तो r माइनस फिफ्थ टर्म को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखोगे तभी तुम r का वैल्यू यहां से निकाल पाओगे, ठीक है। ये तुम्हारा r का वैल्यू हो जाएगा प्लस 1 छोड़ के। फिर उसके बाद दूसरा टर्म क्या है 2r माइनस 1, यहाँ पे है 2r माइनस 1, इसको भी चेंज करो प्लस 1 वाले फॉर्म में। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हो भाई, यहाँ पे लिख दो 2r माइनस 1 प्लस 1 करो, माइनस 1 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 और प्लस 1, ये भी तुम्हारा चेंज हो गया r प्लस 1 फॉर्म में। यहाँ पे ये तुम्हारा r हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा भाई, r प्लस 1 फॉर्म में नहीं चेंज करोगे तो फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। तो ये हमारा हो गया। अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि ये टर्म और ये टर्म आपस में इक्वल है। हमें गिवन है दैट ये वाला टर्म t r माइनस 6 प्लस 1, ये तुम्हारा r है, ध्यान रखना, इज इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा t 2r माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पे ये तुम्हारा r हो गया, ठीक है। r का ये पूरा वैल्यू अब लोगे, r प्लस 1 ये पूरा वैल्यू तुम्हारा r है। इधर जनरल टर्म में जब रखोगे तो यहाँ पे ये पूरा वैल्यू तुम्हारा r होगा, ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करते हैं, वो तुम्हारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है। n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 34, बस यही तुम्हें वहां से देखना है। और 1 प्लस एक्स फॉर्म में है, 1 की पावर कुछ रखी नहीं जाएगी, x की पावर रखी जाएगी। सॉल्व करो, ये हो जाएगा NCR, n का वैल्यू कितना 34, तो ये हो जाएगा 34 c, r तुम्हारा कितना है r माइनस 6, और यहाँ पे 1 की पावर रखनी नहीं है, x की पावर r माइनस 6 हो गया, इज इक्वल टू इधर देखो यहाँ पे हो जाएगा 34 c, और ये नीचे पावर हो जाएगी तुम्हारी 2r माइनस 2, और 1 की पावर कुछ रखनी नहीं है, और x की पावर हमारी कितनी हो जाएगी r, यानी कि 2r माइनस 2। आई होप इतना समझ पा रहे होगे। अगर इतना समझ गए हो तभी आगे सॉल्व हो पाएगा। अगर ना समझ में आए हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से इतना पार्ट दोबारा सुन लो, समझ में आ जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं।
अगेन वही काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम फैक्टोरियल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे, इधर हो जाएगा 34 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय नीचे r-6 का फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 34 माइनस r-6 का फैक्टोरियल इज इक्वल, और यहाँ पे x की पावर हो जाएगी तुम्हारी r-6। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट इसको सॉल्व करो, और इधर हो जाएगा 34 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा 2r-2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 34 माइनस इधर 34 माइनस 2r-2 का फैक्टोरियल, और x की पावर कितनी है, x की पावर है 2r-2। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज नहीं पढ़ी, दैट क्वेश्चन में हमें ये दिया था कि यहाँ पे टर्म्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे शुरुआत पढ़ो, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनोमियल आर इक्वल। सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट्स के इक्वल होने की बात कही गई है, तो तुम ये टर्म निकालोगे, ये टर्म निकालोगे, लेकिन इसमें x वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स को तुम्हें बराबर पुट करना है। ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये इनके वैल्यू को बराबर पुट करना है, तो x का वैल्यू यहाँ से हटा दो, सिर्फ कोफिशिएंट का वैल्यू लेके चलोगे। तो ये है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको भी हटा देते हैं, अभी तुम्हें यहाँ पे एक फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत ईजी है। अगर तुमने लास्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये फॉर्मूला तुमको आता होगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि जब भी दो कॉम्बिनेशंस के वैल्यू इक्वल होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है 34c(r-6) इज इक्वल्स टू क्या है 34c(2r-2), तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि अगर NCA बराबर है NCB के, मतलब दो कॉम्बिनेशंस का वैल्यू अगर इक्वल है, देन या तो A B के बराबर है, लेकिन यहाँ पे A और B बराबर तो है नहीं, यहाँ r-6 है, यहाँ 2r-2 है, और यहाँ पे हो जाता है A प्लस B बराबर n के। तो ये कंडीशन तो यहाँ पे ट्रू बैठ नहीं रही, तो A प्लस बी इक्वल टू n, ये वाला कंडीशन में लेके चलेंगे। ये हमारा कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर से हमने फॉर्मूला लिया है, तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे कि अगर दो कॉम्बिनेशंस आपस में इक्वल है, देखो n तो बराबर है, तो नीचे A और B ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे A प्लस बी बराबर n तो होना चाहिए, सेकंड वाला कंडीशन लगेगा। तो यहाँ पे हम इंप्लाई करेंगे दैट r-6 प्लस 2r-2 इज इक्वल टू n। n का वैल्यू कितना 34, बस यहाँ से r का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लो। सो 2r प्लस r ये हो जाएगा 3r-6 -2 ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 34। तो 3r इज इक्वल टू 8 को भेज दो इधर, ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 ऐड होके, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 42 को 3 से काट दो, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो r का वैल्यू हमारा 14 आ जाएगा, और यही हमें r का वैल्यू बताना था। तो इस तरह हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। ये तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन तुम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम्हारे प्रीबोर्ड्स में, मैं स्कूल वाले इसको रख दें, ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। चलो बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन है इसी के और में यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन, तो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है इफ द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, अब यहाँ पे है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus y raised to the power n is 256, then in which term of the expansion does the greatest binomial coefficient occur। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं हमें क्या कहा गया है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो इसका तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है वो होता है 2 raised to the power n, याद रखना ये क्या है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। a प्लस बी वाला फॉर्मूला है, तो वहां पे सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या हो जाएगा 2 raised to the power n, ये याद रखना, ठीक है, प्लस होना चाहिए बीच में। बाकी मैंने पिछले वाले वीडियो में एक कंडीशन बताया था, स्पेशल केस बताया था, वहां मैंने ये सारे लिस्ट किए हुए थे। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होगा 2 raised to the power n, और कितना तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज गिवन 256, तो यहाँ से निकाल लो। हमें गिवन है दैट सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होता है 2 raised to the power n, जो कि हमें दिया हुआ है कितना 256, तो यहाँ से n की वैल्यू जरा निकालो, पावर निकालो कितनी आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 raised to the power n, और 256 को तुम डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 2 raised to the power 8 होता है, ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256, तो 8 पावर आती है, तो यहाँ से कंपेयर कर लो, n का वैल्यू कितना निकल के आएगा 8, पावर हमारी निकलेगी, तो n का वैल्यू तुमको मिल गया। आगे क्या बोला है, then in which term of the expansion does the greatest binomial occurs। तो देखो जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल होता है वो बेसिकली कहाँ पे होता है, मिड में होता है, ये बात हमेशा याद है। मिड में, जैसे तुमने पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ा था, उसमें मिड वाली जो वैल्यूज होती है, मिड टर्म की वैल्यूज होती है, वही बड़ी होती है। तो यहाँ पे कितने मिड टर्म होंगे, एक मिड टर्म होगा या 2 मिड टर्म होंगे, बस यही यहाँ पे क्वेश्चन है। तो जो मिड टर्म वाला फॉर्मूला था ऑड इवन तुम्हें चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखो
भाई n का वैल्यू कितना है 8, तो ये है इवन। जो टर्म्स आएंगे वो कितने होंगे n+1, टर्म्स कितने होंगे 8+1 9, तो टर्म्स आएंगे 9, तो 9 क्या है ऑड है, यानी कि कितने तुम्हारे मिड टर्म बन के आएंगे 1 मिड टर्म। और मिड टर्म कौन सा वाला होगा यहाँ पे, मिड टर्म होगा तुम्हारा n/2 + 1, ये वाला टर्म तुम्हें निकाल के बता देना, ठीक है, यही वाला टर्म तुम्हें निकाल के बता देना है। तो पहले तो इसका वैल्यू देखो क्या होगा, n/2 + 1 कितना हो जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पे 8 रखो, 8/2 हो जाएगा 4 + 1, तुम्हें फिफ्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म का वैल्यू निकालना है, तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू निकाल दो। भाई फिफ्थ टर्म को कैसे लिखोगे, t4 + 1, यही तुम्हारा है फिफ्थ टर्म, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज फिफ्थ टर्म, यही है तुम्हारा जिसका मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। तो t4 + 1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा n का वैल्यू 8 है, तो 8c4, a कितना है x है, तो x रेज टू द पावर हो जाएगा तुम्हारा 8 - 4 यानी 4, और y रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा क्योंकि नीचे r4 है। तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछा था, देन इन विच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन डज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट अकर, तो ये तो तुमने बता दिया था, और बाकी कितना होगा वो 8c4 होगा, तो ये तुम्हारा बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएगा, और कौन सा टर्म होगा, फिफ्थ टर्म में तुम्हारा मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। एंड इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x + y रेज टू द पावर n, यहाँ पे द कोफिशिएंट्स ऑफ फोर्थ टर्म एंड 13th टर्म आर इक्वल। अब ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी स्पेसिमेन को मैंने कराया है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल है, मैं कंडीशन बता देता हूँ, इसको सॉल्व करके तुम लोग n का वैल्यू बताना। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क के लिए दिए हैं, तो यहाँ पे देखो, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म द कोफिशिएंट्स ऑफ फोर्थ टर्म एंड 13th टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा तुम्हारा t3 + 1, और इसको निकाल लोगे, उसके बाद 13th टर्म क्या हो जाएगा t12 + 1, इसको निकाल लोगे। भाई जो भी इनका कोफिशिएंट आएगा सी वाला पार्ट एनसीआर, उसको कंपेयर करना, यहाँ पे इन दी बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस दी कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर करना, एनसीआर इसका कुछ आएगा, एनसीआर इसका कुछ आएगा, और दोनों को कंपेयर करके n का वैल्यू तुम्हें सेम वही कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से निकाल के बता देना है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा ये तुम नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। सो आई होप इस वीडियो में मैं तुम्हें जितना कुछ एक्सप्लेन किया वो सारा कुछ तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स हमेशा खुले हुए हैं तुम लोग के लिए, कमेंट करके तुम लोग बता सकते हो, मैं उसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, और ये जो 2 क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क में दिए हैं इसका आंसर तुम लोग कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर से बताना। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।